गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में प्राप्त या प्राप्य किराया ज्ञात करना, कंप्यूटेशन ऑफ रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल करेंगे। यानी प्राप्त अथवा प्राप्य किराए को आयकर अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन प्राप्य किराए से मतलब उस किराए से है जो कि गत वर्ष में दे तो हो गया है, परंतु किराएदार ने उसका भुगतान नहीं किया है। और प्राप्त अथवा प्राप्य किराए को हम दो तरह के समायोजन एडजस्टमेंट करने के बाद ज्ञात करेंगे। तो दो एडजस्टमेंट हैं। पहला एडजस्टमेंट है प्राप्त अथवा प्राप्य किराए में अवधि संबंधी समायोजन, और दूसरा है प्राप्त अथवा प्राप्य किराए में व्ययों संबंधी समायोजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राप्त अथवा प्राप्य किराए में अवधि संबंधी समायोजन क्या करना है। एडजस्टमेंट इन रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल रिलेटेड टू पीरियड। यानी गत वर्ष के प्राप्त अथवा प्राप्य किराए में अवधि संबंधी समायोजन जब किया जाता है तो जिससे किराया 12 माह का न लेकर कम अवधि का लिया जाता है। अब कम अवधि का कैसे लिया जाएगा, इसके लिए हमें देखना है कि यदि मकान गत वर्ष में निर्मित हुआ है या गत वर्ष में उसको खरीदा गया है या गत वर्ष में उसको बेच दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि उस मकान की ऑनरशिप करदाता के पास कितने समय रही। अगर पूरे 12 महीने नहीं रही है तो इस स्थिति में प्राप्य किराया उतने महीने का ही लिया जाएगा जितने महीने उस मकान की ऑनरशिप करदाता के पास में रही है। और दूसरा है, यदि मकान कुछ माह स्वयं के निवास में प्रयुक्त हुआ हो और शेष अवधि में किराए पर दिया गया हो। इफ़ हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर one part of the year and let out for another part of the year। तो यदि मकान गत वर्ष में पूरे 12 महीने करदाता के स्वामित्व में रहा है मान लीजिए, और यदि मकान कुछ माह स्वयं के रहने के लिए काम में लिया है यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा और बाकी की अवधि में उसे किराए पर दिया गया, तो यहाँ हम प्राप्त किराया उतने महीने का ही ज्ञात करेंगे जितने महीने मकान को किराए पर दिया गया। तो ये दो एडजस्टमेंट करने हैं। तो पहला तो है ऑनरशिप का देखना है कि गत वर्ष में करदाता के स्वामित्व में अगर मकान पूरे 12 महीने रहा है तो 12 महीने की ऑनरशिप मानते हुए हम प्राप्य किराया निकालेंगे, और अगर 12 माह से कम रहा है तो उतने महीने निकालेंगे। और दूसरा एडजस्टमेंट कितने समय करदाता स्वयं रहा, कितने समय उसने उसको किराए पर दिया, उस हिसाब से देखना है। तो इसमें हम जितने महीने करदाता ने उस मकान को किराए पर दिया है उतने महीने का ही प्राप्त किराया लेंगे। अब यानी पूरे वर्ष के प्राप्त होने योग्य किराए में उस अवधि का किराया हम शामिल नहीं करेंगे जिस अवधि में मकान का स्वामित्व करदाता के पास ना हो, और जिस अवधि में मकान का प्रयोग करदाता ने स्वयं के निवास के लिए किया हो उस अवधि का किराया हम प्राप्त किराए में शामिल नहीं करेंगे। और यदि एक से अधिक मकानों को कुछ अवधि के लिए स्वयं के निवास के लिए और कुछ अवधि के लिए किराए पर दिया गया हो तो सभी मकानों के लिए किराया मूल्य ज्ञात करते समय स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त अवधि का किराया प्राप्त किराए में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब तीसरा पॉइंट है इसमें गत वर्ष के डूबत किराए का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 23 में गत वर्ष या गत वर्ष से पूर्व के डूबत किराए की कोई कटौती नहीं मिलेगी। लेकिन यदि गत वर्ष का कोई किराया वसूली योग्य न हो और उसे अगर प्राप्त नहीं किया गया है तो प्राप्य किराए में से घटाया जाएगा। ऐसी न वसूल होने योग्य किराए की राशि तभी घटाई जा सकती है जबकि कुछ शर्तें पूरी हों। शर्त यह है कि किराएदारी वास्तविक होनी चाहिए, यानी जिसको किराया मकान पर दिया गया है, मकान किराए पर दिया गया है उसकी किराएदारी वास्तविक हो। यदि मकान स्वामी ने किसी मित्र को या रिश्तेदार को किराया न लेने के उद्देश्य से दे दिया है और फिर करदाता अगर अप्राप्त किराए या अप्राप्य किराए की कटौती मांगता है तो वो कटौती उसे नहीं मिलेगी। ऐसे किराए में चूक करने वाले किराएदार से संपत्ति को खाली करवा लिया गया हो या खाली करवाने के लिए समुचित कार्यवाही या समुचित प्रयास किया जा रहा हो। किराएदार से पुराना किराया खाली करवाने के बाद उसे नया कोई मकान के स्वामी ने अपना अन्य कोई मकान उपलब्ध नहीं करवाया हो, और मकान के स्वामी द्वारा किराया वसूल करने के संबंध में
पूरे प्रयास कर लिए गए हैं, जिसमें कानूनी कार्यवाही भी शामिल है और किराएदार ने किराया नहीं दिया है। तो यदि मकान पूरे वर्ष करदाता के स्वामित्व में रहा हो तो अपेक्षित किराया तो हम पूरे साल का ही ज्ञात करेंगे, लेकिन प्राप्य किराया ज्ञात करते समय स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त अवधि के किराए को और डूबत किराए की राशि को घटा दिया जाएगा। और अपेक्षित किराया और प्राप्य किराया अलग अलग अवधि का हो सकता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ कि यदि करदाता का एक मकान 1 जून 2019 को निर्मित हुआ और इसका अपेक्षित किराया 12,000 रुपये वार्षिक है तथा 1 अगस्त 2019 तक स्वयं के निवास के लिए उसको काम में लिया गया। प्रयोग में लेने के बाद 1,200 रुपये प्रति माह किराए पर उसको दिया गया, जिसमें 2 माह का किराया डूबत किराया हो गया। किराएदार ने मकान 1 मार्च 2020 को खाली कर दिया। इस दशा में अपेक्षित किराया तो देखिए गत वर्ष जो है वो हमारा अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक है। तो यहाँ 1 जून को मकान बनकर तैयार हुआ, तो 1 जून को बनकर तैयार हुआ तो स्वामित्व में कब आया? 1 जून को आया। 1 जून को आया तो इस हिसाब से गत वर्ष में पूरे 12 महीने को करदाता के स्वामित्व में मकान नहीं रहा। तो अपेक्षित किराया हम जो लेंगे, अपेक्षित किराया 12,000 रुपये वार्षिक है, लेकिन इसमें हम 12,000 रुपये जो पूरे साल का है, इसमें से 10 महीने का लेंगे। तो 12,000 इंटू 10/12 करेंगे तो 10,000 रुपये हो गया। और प्राप्य किराया 8 महीने का लेंगे, क्योंकि स्वयं के आवास में जब काम में लिया गया तब का किराया इसमें शामिल नहीं करना है। तो यहाँ 8 महीने ही मकान किराए पर गया, 1 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक का। तो 8 महीने का किराया हो गया 9,600 रुपये। इसमें से डूबत किराया 2 महीने का किराया डूब गया, तो 2,400 रुपये घटाने के बाद 7,200 रुपये जो आएंगे, ये 7,200 रुपये ही इसका प्राप्य किराया होगा। अब इस प्राप्य किराए की तुलना हम अपेक्षित किराया जो 10,000 रुपये है उससे करेंगे। तो इसको करने के बाद दोनों में जो भी अधिक होगा, 10,000 रुपये अधिक है, वही इसका वार्षिक मूल्य होगा। तो इसलिए यहाँ 10 माह के अपेक्षित किराए और 6 माह के प्राप्य किराए में से जो भी अधिक है उसी को यहाँ लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यदि मकान गत वर्ष में खाली रहा है तो उसका समायोजन कब करना है। तो उसका समायोजन बाद में होगा, यानी प्राप्य किराए की गणना करते समय यदि मकान गत वर्ष में खाली रहा है तो खाली रहने की अवधि का प्राप्य किराया भी शामिल किया जाएगा, और मकान खाली रहने की अवधि के समायोजन आगे बाद में करेंगे। अब प्राप्य किराए में कुछ खर्चों से संबंधित समायोजन भी करने हैं, एडजस्टमेंट इन रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। अब खर्चों संबंधी समायोजन कैसे करना है इसमें देखें। अब देखिए, अगर किराएदार ने कोई भू राजस्व या भूमि या भवन का कर कोई भुगतान किया है तो हम किराए की राशि में उसको प्राप्य किराए में जोड़ेंगे, क्योंकि ये दायित्व किसका है? राज्य सरकार को जो भी भुगतान कर का मकान किराएदार द्वारा किया गया है, ये दायित्व मकान मालिक का है, और मकान मालिक के दायित्व का भुगतान यदि किराएदार ने किया है तो किराएदार द्वारा राज्य सरकार को जो भी कर चुकाया गया है वो प्राप्त किराए में जोड़ दिया जाएगा। सेकंड है, किराएदार द्वारा मकान की किस्तों के भुगतान को जोड़ देंगे, यानी यदि किराएदार ने मकान की किस्त कोई चाही है और किस्त का भुगतान किराएदार ने किया है तो यहाँ भी ये दायित्व तो मकान मालिक का है, लेकिन भुगतान किराएदार ने किया है, तो किराएदार जितना पैसा चुकाएगा किस्त का उतना प्राप्त किराए में जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद ही उसका वास्तविक किराया आएगा। और नेक्स्ट है किराएदार के पानी, बिजली, टेलीफोन या आदि के बिलों का भुगतान। अगर किराएदार के ऐसे कोई पानी बिजली के बिल हैं जो कि मकान मालिक ने चुकाए हैं, रह किराएदार रहा है, तो ये दायित्व किराएदार का है, ठीक है। तो करदाता से प्राप्त किराए में से इन खर्चों को घटाने के बाद जो राशि आएगी वही मकान का किराया मानी जाएगी, क्योंकि ये दायित्व किसका था? किराएदार का था, और वह किराएदार को वहन करना चाहिए, लेकिन मकान मालिक ने चुकाया है। तो जो उसका प्राप्त किराया है, किराएदार से जो उसको प्राप्त किराया है जो मिल रहा है, उसमें से जितने राशि मकान मालिक ने चुकाई है वो घटा दी जाएगी। और कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनको कोई एडजस्टमेंट जिनका नहीं करना है, जैसे किराएदार द्वारा नगर पालिका करों का भुगतान, यानी किराएदार मकान में रह रहा है और म्यूनसिपल टैक्स का भुगतान वो कर रहा है, तो किराएदार ने स्वयं के दायित्व का निर्वाह किया है ये मानते हुए इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। किराएदार द्वारा मकान हेतु वहन किया गया बीमा प्रीमियम, यानी यदि मकान की अग्नि, भूकंप आदि से हानि की सुरक्षा
प्रदान करने के लिए मकान मालिक ने मकान का बीमा करवाया हो और ऐसे बीमा प्रीमियम का भुगतान किराएदार ने किया है तो किराएदार का ही दायित्व था। प्रीमियम की राशि को न तो किराए में जोड़ा जाएगा और न ही उसकी कोई कटौती मिलेगी। और किराएदार द्वारा मकान मरम्मत पर कोई राशि खर्च की गई है तो मकान की मरम्मत का खर्च किराएदार ही वहन करेगा। तो प्राप्त किराए में से ऐसे व्ययों को कोई न जोड़ा जाएगा और न ही उसको घटाया जाएगा। किराएदार से प्राप्त जमा का कल्पित ब्याज, प्रिजम्पटिव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम मनी डिपॉजिटेड बाय टेनेंट। यदि मकान किराए पर देने की शर्त के अनुसार किराएदार ने कोई राशि बिना ब्याज के मकान के स्वामी के पास जमा कराई है तो ऐसी राशि का जो भी प्रिजम्पटिव इंटरेस्ट है, कल्पित ब्याज है, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये सारे एडजस्टमेंट हमें करने हैं प्राप्त तथा प्राप्य किराए में। अब हम इसको अपेक्षित किराए से इसकी तुलना करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में मैंने बताया था कि अपेक्षित किराया कैसे निकालना है। तो यदि अपेक्षित किराया निकाल लिया गया है, अपेक्षित किराया में हमने लिखा था कि म्यूनसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज़ मोर, जो दोनों में अधिक है वो लेंगे। और अगर स्टैंडर्ड रेंट भी है तो स्टैंडर्ड रेंट एंड जो हमने विच एवर इज़ मोर करके निकाला था उन दोनों को कंपेयर करेंगे, उन दोनों में जो कम होगा उसको लेंगे। तो एक्सपेक्टेड रेंट एज कैलकुलेटेड अर्लियर। फिर हम लेंगे रेंट, सेकेंड पॉइंट में लेंगे रेंट रिसीवेबल ऑफ द हाउस फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच हाउस इज ओन, यानी जितने समय करदाता के पास उसका स्वामित्व रहा उतने समय का रेंट रिसीवेबल माइनस रेंट फॉर द पीरियड फॉर विच हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसमें से हम घटाएंगे जितने समय मकान अगर स्वयं के निवास के लिए काम में लिया गया तो उतने समय का किराया हम यहाँ इसमें से घटा देंगे या उसको लेंगे ही नहीं। माइनस बेड डेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में अगर कोई किराया डूब गया है तो उसको भी यहाँ घटा दिया जाएगा। घटाने के बाद अब प्लस और माइनस एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो भी खर्चों के बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि मकान मालिक को करने थे लेकिन किराएदार ने चुकाए हैं तो उसको प्राप्त किराए में जोड़ देंगे। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि किराएदार को ही चुकाने थे लेकिन मकान मालिक ने चुकाए हैं तो उनको घटा देंगे, वो एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद अब हमें देखना है कि एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीवेबल जो हम यहाँ निकालेंगे उन दोनों में से जो अधिक होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी, यानी सकल वार्षिक मूल्य होगा। अब हम यहाँ लेते हैं एक एग्जाम्पल है। श्री ऋषभ जयपुर में 3 मकानों के स्वामी हैं जिनका विवरण इस प्रकार है। नंबर ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट इन ईच हाउस, पहले हाउस में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। एंड म्यूनसिपल वैल्यूएशन ऑफ ईच यूनिट पर एनम, इसका 60,000, पहले का 60,000, दूसरे का 36, फिर तीसरे का 10,000। फिर रेंट ऑफ ईच यूनिट 66,000, 48,000, 9,000। स्टैंडर्ड रेंट ऑफ ईच यूनिट 63,000, 49,000, 12,000। रेंट पर रेजिडेंशियल यूनिट 66,000, 48,000 और 6,000। तो इस तरीके से जो भी है, अब आगे का है पहले मकान का 4 माह का किराया बाकी है जिसके नियमानुसार वसूल होने की कोई संभावना नहीं है। मकान को खाली करवाने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। दूसरे मकान की दोनों इकाइयां एक ही व्यक्ति को किराए पर दी गई हैं। इस दूसरे मकान के स्वामी ने गत वर्ष में नल बिजली के 8,000 रुपये वहन किए, जबकि किराएदार किराए के अतिरिक्त 500 रुपये प्रतिमाह मकान के किस्त चुकाता है। तीसरे मकान की प्रथम इकाई वर्ष पर्यंत स्वयं के निवास में प्रयोग में आई, जबकि दूसरी इकाई 3 माह तक स्वयं के निवास में प्रयुक्त हुई, शेष समय किराए पर दी गई। इस मकान की तीसरी इकाई का 4 माह का किराया बाकी है। यह इकाई किराएदार ने खाली कर दी है और किराया वसूल होने की कोई संभावना नहीं है। मकान देते समय किराएदार ने 2 माह के किराए के बराबर अग्रिम जमा करवाया था। सभी मकानों का वार्षिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस यानी कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ 3 हाउसेज ऑफ राकेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो म्यूनसिपल वैल्यूएशन है, फर्स्ट हाउस का म्यूनसिपल वैल्यू है 60,000 एंड फेयर रेंट है 66,000। तो इन दोनों में जो अधिक होगा वो लिया जाएगा, विच एवर इज मोर है 66,000। अब इसमें स्टैंडर्ड रेंट भी दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट है 63,000। स्टैंडर्ड रेंट 63,000 है। तो अब हम 66,000 और 63,000 को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में जो कम होगा उसको लेंगे। तो एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज लेस ऑफ सी एंड डी।
63,000 हो गया। अब रेंट ड्यू और रिसीव्ड, रेंट ड्यू और रिसीव्ड है 66,000। अब इसमें कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह का पेमेंट नहीं किया है, कोई और कुछ नहीं किया है, तो ये तो 66,000। अब यहाँ पहली इकाई, पहले मकान का 4 माह का किराया बाकी है, तो 4 माह का किराया बाकी है, तो 4 माह का किराया हो गया 22,000, क्योंकि 66,000 रुपीज़ पर मंथ का किराया है। 66,000 एक साल का किराया है, तो एक महीने का हो गया 5,500, और 5,500 को हम 4 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो अनरियलाइज रेंट हो गया 22,000, जो वसूल नहीं हुआ है। तो उसमें से घटाने 66,000 में से हम 22,000 घटा देंगे तो आ जाएगा 44,000। ये होगा रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 44,000। अब हम जी पॉइंट में जो हमने निकाला था, अब हम यहाँ जी पॉइंट एनुअल वैल्यू विच एवर इज़ मोर, ई एंड एफ। ई में जो आया था वो आया 63,000, और एफ में जो आया वो आया 44,000, यानी एक्सपेक्टेड रेंट 63,000 है और रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है 44,000। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों में से जो अधिक होगा, तो 63,000 अधिक है, तो इस पहले मकान की एनुअल वैल्यू आ जाएगी 63,000। अब दूसरे मकान में देखें, दूसरे मकान में 2 रेजिडेंशियल यूनिट हैं, एक का म्यूनसिपल वैल्यू है 36,000, तो 2 की हो गई 72,000, और फेयर रेंट है 48,000 एक में, एक यूनिट का, तो 2 का हो गया 96,000। तो विच एवर इज़ मोर, दोनों में जो अधिक है वो कितना हो गया 96,000। अब स्टैंडर्ड रेंट इसका 49,000 एक यूनिट का है, तो 2 का हो गया 98,000। तो यहाँ एक्सपेक्टेड रेंट जो हम लेंगे वो दोनों में से जो कम होगा वो लेंगे, तो 96,000 आ गया। अब 96,000, अब रेंट ड्यू और रिसीव्ड, अब रेंट ड्यू और रिसीव्ड एक यूनिट का 48,000 है, 2 का 96,000 हो गया। अब इसमें से देखिए, इसमें से किराएदार के नल बिजली के बिल किसने चुकाए हैं, मकान मालिक ने चुकाए हैं, तो वो तो हम घटा देंगे। इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्जेस 8,000, ये तो हम यहाँ से घटाएंगे क्योंकि दायित्व किसका था, मकान किराएदार का था, मकान मालिक ने चुकाया, तो प्राप्त किराए में से उसको हटाना है। और किराएदार ने किराए के अलावा 500 रुपये मकान की किस्त चुकाई है, तो 6,000 रुपये उसने चुकाए हैं, दायित्व मकान मालिक का था, चुकाया किराएदार ने है, तो 6,000 रुपये इसमें जोड़ देंगे। तो 96,000 में 8,000 घटाना है, 6,000 जोड़ना है, और तो ये 94,000 आ गया रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अब इसमें से हमें कंपेयर करना है कि एक्सपेक्टेड रेंट तो 96,000 है और रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है 94,000, तो विच एवर इज़ मोर वो हो गया 96,000, तो जो दोनों में अधिक है वो यहाँ ले लिया जाए। अब तीसरा जो मकान है उसमें 3 रेजिडेंशियल यूनिट है, एक पहली यूनिट में मकान मालिक स्वयं रहता है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की तो एनुअल वैल्यू नील आ जाती है। अब सेकंड हाउस का हमें लेना है, सेकंड हाउस की म्यूनसिपल वैल्यू है 10,000, सेकंड यूनिट की जो म्यूनसिपल वैल्यू 10,000 है, और फेयर रेंट 9,000 है, तो इन दोनों में जो अधिक है वो 10,000 है, और स्टैंडर्ड रेंट इसका 12,000 है, तो इन दोनों में जो कम है वो 10,000 हो जाएगा। अब रेंट पर रेजिडेंशियल यूनिट पर एनम 6,000 है। अब दूसरी कई 3 माह तक स्वयं के निवास में प्रयुक्त हुई, तो स्वयं के निवास में 3 महीने तक जब वो काम में ली गई, तो 3 महीने का किराया 1,500 हम 6,000 में से घटा देंगे, तो यहाँ रेंट ड्यू और रिसीव्ड आ गया 4,500। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट और नहीं करना है, तो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इसका हो गया 4,500, और एक्सपेक्टेड रेंट है 10,000, तो इन दोनों में जो अधिक होगा वो 10,000 रुपये हो गए, वो यहाँ एनुअल वैल्यू आ जाएगी। अब थर्ड यूनिट, तीसरी इकाई, इस मकान की तीसरी इकाई का 4 माह का किराया बाकी है, और यह किराएदार ने मकान खाली कर दिया है, तो इसकी भी म्यूनसिपल वैल्यू 10,000 है और फेयर रेंट 9,000 है, तो विच एवर इज़ मोर कौन सा हो गया 10,000, एंड स्टैंडर्ड रेंट इसका 12,000 है, तो विच एवर इज़ लेस हो गया 10,000। अब 6 माह इसका पूरे साल का किराया, क्योंकि किराएदार ने किराया नहीं चुकाया है, तो अभी तो पहले हम पूरा लेंगे, यहाँ रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल 6,000 ले लेंगे। अब 6,000 में से अनरियलाइज्ड रेंट, किराएदार ने इस मकान का 4 माह का किराया बाकी है, तो एक महीने का किराया 500 रुपये है। यह इकाई किराएदार ने खाली कर दी, किराया वसूल होने की कोई संभावना है। मकान देते समय किराएदार ने 2 माह की एडवांस जमा करा रखा था, तो इसका मतलब 2 महीने का ही डूबा है,
तो 2 महीने का डूबा है तो 1000 रुपये इसमें से बैड डेट्स हो गए अनरियलाइज रेंट के रूप में, तो इसमें से घटा दिया तो 5000 रुपये आ गए रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। अब हम इस रेंट रिसीव्ड एंड रेंट रिसीवेबल को एक्सपेक्टेड रेंट जो कि 10,000 है उससे कंपेयर करेंगे, तो उन दोनों में जो अधिक है वो है 10,000 और ये 10,000 रुपये ही इसका एनुअल वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम इन सभी मकानों की जो भी एडजस्टमेंट है वो करते हुए एनुअल वैल्यू ज्ञात करेंगे।